अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेब एप्स के HTML ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम HTML से रिलेटेड एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है डॉक्यूमेंट टाइप का टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर हम क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शुरू में जो वेब डेवलपमेंट है वो किस तरह हुआ करती थी। उसके बाद W3C ने किस तरह स्टैंडर्डाइजेशन की और रेंडरिंग मॉडल्स क्या हैं। और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप को। इसमें हम डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका सिंटैक्स। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट टाइप के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे और फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि HTML5 के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप किस तरह डिफ़ाइन की जाती है। हम स्टार्ट लेते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी से। इस टॉपिक को समझने के लिए ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जिस वक्त भी वेबसाइट या वेब पेज डेवलप किया जाता है तो उसका एम ये होता है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग इसको विज़िट करेंगे। इंटरनेट जितने भी लोग इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास सिमिलर डिवाइसेस नहीं हैं। हर किसी के पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइस है और हर डिवाइस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि इस्तेमाल किया जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मैक इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वेब ब्राउज़र्स इंस्टॉल्ड होते हैं। जब भी कोई डेवलपर वेबसाइट बना रहा हो वो ये बात ज़हन में ज़रूर रखता है कि उसकी वेबसाइट किसी भी डिवाइस के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर ओपन की जाए वो सिमिलर ही नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्राउज़र के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर वो किसी और तरह नज़र आ रही हो, गूगल क्रोम के ऊपर उसकी शक्ल कुछ और हो और तीसरा कोई ब्राउज़र अगर हम यूज़ करें तो वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए। तो गोया क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि हम जिस मर्ज़ी वेब ब्राउज़र के ऊपर अपनी वेबसाइट को ओपन करें उसका आउटपुट हमें सिमिलर ही नज़र आना चाहिए। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी एवोल्यूशन का शिकार रही है। शुरू में ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो डेवलपर्स वेब ब्राउज़र्स को बनाया करते थे या जिन भी कंपनियों के ब्राउज़र्स मार्केट में उस वक्त अवेलेबल थे उनका जो कॉन्सेप्ट था उनके जहन में वो कंपटीशन हुआ करता था। हर कंपनी ये चाहती थी कि उसका ब्राउज़र बाकी तमाम ब्राउज़र्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर हो, वो ज़्यादा बेहतर फीचर्स उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते थे और किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता था बिकॉज कोई स्टैंडर्ड उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रिज़ल्ट क्या था कि जितने भी डेवलपर्स उस वक्त वेबसाइट्स बनाते थे वो किसी एक या दो ब्राउज़र्स को नज़र में रख के उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते थे और उनके ऊपर अपनी वेबसाइट को टेस्ट करके आउटपुट देख लिया करते थे। नतीजतन जब भी कोई वेबसाइट बनती थी वो कुछ ख़ास किस्म के वेब ब्राउज़र्स के ऊपर तो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती थी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी ब्राउज़र्स थे वहाँ पे उसकी शक्ल चेंज हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डेवलपर इंटरनेट एक्सप्लोरर को सामने रख के कोई वेबसाइट डेवलप करता था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करने वाले जितने भी यूज़र्स इस दुनिया में मौजूद थे उनको तो आउटपुट बिल्कुल वैसा ही नज़र आता था जिस तरह का इंटेंडेड था। लेकिन अगर कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल करने वाला शख्स उस वेबसाइट को ओपन करता तो उसको वेबसाइट की शक्ल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की निस्बत। यानी शुरू के दिनों में क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं किया करता था। W3C या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वो पहला इदारा है जिसने वेब डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया। जिस वक्त ये स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए गए तो ये एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस से काफ़ी डिफरेंट थे। मतलब जो कोड या जो तरीक़ाकार उस वक्त के वेब डेवलपर यूज़ किया करते थे अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए वो इन स्टैंडर्ड्स से काफ़ी मुख्तलिफ थे। तो ये ख़तरा लाक हो गया कि अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया तो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं उनमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स काम करना छोड़ जाएंगी। तो वेब ब्राउज़र बनाने वाली कंपनियों ने इसका हल निकाला रेंडरिंग मॉडल्स के अंदर। उन्होंने मुख्तलिफ रेंडरिंग मॉडल्स डिफ़ाइन कर दिए अपने ब्राउज़र्स के अंदर और ये ऑप्शन डेवलपर को दे दी कि वो सिलेक्ट कर ले कि उसने कौन सा रेंडरिंग मॉडल सिलेक्ट करना है या किस तरीके से वो चाह रहा है कि उसकी वेबसाइट को ट्रांसलेट किया जाए और किस तरह का आउटपुट वो अपनी वेबसाइट के लिए पसंद करता है। रेंडरिंग मॉडल्स तीन किस्म के हैं: फुल स्टैंडर्ड मोड, क्यूरेट मोड और ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मोड।
फुल स्टैंडर्ड मोड W3C के डिफ़ाइन करदा स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक है। मतलब अगर आप फुल स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट की ट्रांसलेशन के लिए, तो W3C के जो स्टैंडर्ड्स हैं एग्जैक्टली उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट रेंडर की जाएगी, और जहाँ जहाँ W3C के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं उन तमाम जगहों पे, उन तमाम ब्राउज़र्स के अंदर आपकी वेबसाइट का आउटपुट सेम होगा। दूसरा मोड क्यूरेट मोड है। अगर आप इस मोड को सिलेक्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट करते वक्त या रेंडर करते वक्त, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वे होगा आपकी वेबसाइट को दिखाने का या आउटपुट को दिखाने का, उसको फॉलो करते हुए आपका वेब ब्राउज़र आपको आउटपुट दिखा देगा। और फाइनली ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मोड है। ये मोड स्टैंडर्ड मोड के काफ़ी करीब है, लेकिन इसके अंदर स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं किया जाता। अगर आप इस मोड को सिलेक्ट करेंगे रेंडरिंग के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कोड किए हुए तमाम तर फीचर्स मुकम्मल तौर पे नज़र आएँ। हो सकता है कि कुछ फीचर्स ये मोड ओमिट कर दे। तो गोया अगर आप क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड यही है कि आप फुल स्टैंडर्ड मोड फॉलो करें। इसके अंदर W3C से जो भी स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन हुए हैं उन तमाम को फॉलो किया जाएगा, और जिस भी ब्राउज़र के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे आपको सिमिलर आउटपुट ही नज़र आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि W3C ने क्या स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमने उन्हें फॉलो किया है या नहीं किया। उसका आंसर बहुत सिंपल है कि हम इस कोर्स के अंदर जितने भी टैग्स पढ़ेंगे ये सारे टैग्स W3C के स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफ़ाइन किए हुए हैं। हमने जो हेड सेक्शन के अंदर डिस्कस करना है या बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है, हमने उस कन्वेंशन को, प्रोग्रामिंग के उस तरीके को फॉलो करना है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक होगी। अब बात करते हैं कि क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है। ये बहुत आसान है। इसके लिए आपने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी होती है, एक कोड की लाइन लिखनी होती है अपने वेब पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट टाइप जिसे कहते हैं हम। डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन आपके कंपैटिबिलिटी के तमाम इश्यूज़ को हैंडल करती है, और जो रेंडरिंग मॉडल्स हमने अभी स्टडी किए हैं वो इसी के अंदर डिफ़ाइन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बताती है ब्राउज़र को कि उसने वेब पेज को किस तरीके से रेंडर करना है। इस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ओमिट करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो HTML के कुछ फीचर्स हो सकता है कि आप लूज़ कर जाएं। हो सकता है कि कुछ फीचर्स आप अब जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाह रहे थे वो आउटपुट में आपको नज़र ना आए। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ ना करें तो जो फीचर्स ओमिट होते हैं मेनली वो लेआउट से रिलेटेड हैं, लेकिन ये लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ओमिट हों, लेकिन ये बात आपने बहरहाल ज़हन में रखनी है कि अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करते तो आपकी वेबसाइट क्यूरेक मोड में रेंडर की जाएगी, जो कि मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल होता है, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप की जो इंस्ट्रक्शन हम HTML के कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन भी कहा करते हैं। ये HTML के टैग से पहले लिखी जाती है। मतलब हमने टॉप ऑफ द पेज ये इंस्ट्रक्शन देनी होती है, उसके बाद हमने HTML का कोड लिखना होता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट टाइप की, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपको यहाँ पेज पे कैपिटल लेटर्स में DOC टाइप लिखा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कैपिटल में लिखना है, आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। एक चीज़ बहुत अहम है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये कोई टैग नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि ब्राउज़र को सिर्फ ये बताती है कि ये जो डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहा है या जो पेज ओपन करने की कोशिश की जा रही है वो HTML का पेज है या वो क्या चीज़ है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर डिफ़ाइन की हुई होती है। इसके अलावा हम कोडिंग में HTML का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट टाइप के एलिमेंट्स में भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन कहलाते हैं, और ये मुख्तलिफ वर्जन्स के लिए मुख्तलिफ हैं। डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है।
जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसको लिखने का तरीका सिमिलर है टैग की तरह, लेकिन ये टैग नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है। इसके लिए हम लेस देन साइन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट टाइप का कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद पहला एलिमेंट हम लिखते हैं रूट एलिमेंट। उसके बाद पब्लिक या सिस्टम का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पब्लिक का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमें एफपीआई या फॉर्मल पब्लिक आइडेंटिफायर इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद हमने इस आइडेंटिफायर का यूआरएल भी देना होता है कि ये आइडेंटिफायर किस जगह पड़ा हुआ है। अगर हम सिस्टम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हमने सिर्फ यूआरआई देना होता है, और इसके साथ हमें फॉर्मल पब्लिक आइडेंटिफायर देने की ज़रूरत नहीं होती। आइए इन एलिमेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहला एलिमेंट रूट एलिमेंट है, जो डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन के फ़ौरन बाद हम लिखते हैं। ये एलिमेंट वो पहला टैग होता है जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन के बाद इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल HTML के अंदर हमारा सबसे पहला टैग HTML होता है, तो यहाँ पर हम HTML लिखेंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट टाइप स्पेस HTML बनेगी यहाँ तक। सेकंड एलिमेंट कीवर्ड का एलिमेंट है। इसमें हमने पब्लिक या सिस्टम में से कोई एक कीवर्ड देना होता है। ये डिपेंड करता है कि हम जिस रिसोर्स फाइल को यहाँ पर टारगेट करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं। अगर पब्लिकली एक्सेसिबल रिसोर्स को हम टारगेट करेंगे तो पब्लिक का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम सिस्टम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। HTML के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि W3C ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, वो सारे पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। इसलिए हम HTML के अंदर जहाँ भी डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ करेंगे उसके साथ हम पब्लिक का कीवर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल पब्लिक आइडेंटिफायर बेसिकली इंस्ट्रक्शन है कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इसका स्टैंडर्ड किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, और हम लैंग्वेज का कौन सा वर्जन और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और फाइनली हम यूज़ करेंगे यूआरआई। यूआरआई बेसिकली यूआरएल का एक सिनोनिम है। हमने यहाँ पे पाथ देना होता है कि हम जो आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं या जो हम इंस्ट्रक्शंस या स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप के साथ, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसका पाथ जो भी होगा हमने वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। फॉर्मल पब्लिक आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ओनर आइडेंटिफायर और टेक्स्ट आइडेंटिफायर। इन पार्ट्स को डबल स्लैश के साथ अलहदा किया जाता है, और इसको स्टार्ट करते वक्त हमने माइनस या प्लस का साइन देना होता है। माइनस का साइन उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उन ओनर्स के नाम के साथ इस्तेमाल होता है जो कि रजिस्टर्ड ना हो, और प्लस रजिस्टर्ड ओनर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एग्जांपल में हमने W3C एज एन ओनर डिफ़ाइन किया हुआ है। W3C जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो इदारा है जो कि HTML के डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस को या स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करता है। चूँकि W3C एक रजिस्टर्ड इदारा नहीं है स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करने के लिए जिस तरह ISO या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम W3C की जगह पे कोई URL भी दे सकते हैं। अगर हम कोई स्टैंडर्ड डिफ़ाइन कर रहे हों तो हम अपना जो URL होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल webapps.pk, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट टेक्स्ट आइडेंटिफायर है। इसमें हमने लैंग्वेज का वर्जन बताना होता है, और ये बताना होता है कि हम इसका इंग्लिश वर्जन यूज़ करेंगे या किसी और लैंग्वेज में हम इसे यूज़ करेंगे। जो भी लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं उसका प्रीफिक्स हमने यहाँ पे देना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे EN इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। एक चीज़ नोट कर लें कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में HTML 4.01 यूज़ किया है। इससे जो पहले के वर्जन्स हैं HTML के, अगरचा उनके भी FPIs या फॉर्मल पब्लिक आइडेंटिफायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें तो हमें उनका सिंटैक्स मिल जाएगा, लेकिन वो चूँकि पुराने वर्जन्स हैं और उनमें काफ़ी सारे टैग्स ऐसे होंगे जो कि इस वक्त यूज़ नहीं हो रहे, ऑब्सलीट हो गए हैं, या उनके अंदर नए एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा। जिस तरह हम चाह रहे हैं हमें उस तरह की वेबसाइट नहीं मिलेगी।
इसलिए रिकमेंडेड यही है कि जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसी को ही फॉलो करें, क्योंकि उसके अंदर जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं या जितनी भी प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है, जो टैग्स हैं या उनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगी और इन्हेंसमेंट के साथ होंगी। अगला सेक्शन URI या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि URI URL का सिनोनिम है। हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग का, वो स्टैंडर्ड किस फ़ाइल के अंदर लिखा हुआ है और वो फ़ाइल किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। हमने यहाँ पे उसका कंप्लीट पाथ देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम w3.org के वेबसाइट के ऊपर strict.dtd की फ़ाइल को रेफरेंस कर रहे हैं और हम बता रहे हैं अपने ब्राउज़र को कि हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम HTML का कोड लिखेंगे, वो स्टैंडर्ड strict.dtd की फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप डिफ़ाइन करने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट टाइप के जो 3 फ्लेवर्स हैं, उसमें पहला स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट वर्जन जो है ये बेसिकली स्ट्रिक्टली तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स W3C ने डिफ़ाइन किए हुए हैं, उन तमाम स्टैंडर्ड्स को ये मोड फॉलो करेगा। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कोड हर ब्राउज़र के ऊपर इक्वली ट्रीट होगा और आउटपुट हमारे पास जिस मर्ज़ी ब्राउज़र के ऊपर हम वेबसाइट खोल कर देख लें, आउटपुट हमें एक जैसी ही नज़र आएगी। इसके लिए हमने URI के अंदर strict.dtd को रेफरेंस करना होता है। दूसरा मोड ट्रांजिशनल का है। इसके अंदर कुछ पुराने टैग्स जो कि लेटेस्ट वर्जन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है HTML के अंदर, वो भी डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट इन स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन से पहले बना रखी थी, उन्होंने सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप का ये रेफरेंस इस्तेमाल करना है, जिसमें उन्होंने lose.dtd को रेफरेंस करना है। उससे होगा ये कि उनके वेब पेज के ऊपर क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपने कोड के अंदर कोई भी तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ट्रांजिशनल मोड को रेफरेंस करने के लिए हम lose.dtd की फ़ाइल को यूज़ करेंगे। और फाइनली फ्रेम सेट है। अगर हम अपने वेब पेज पे फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें फ्रेम सेट को रेफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम इसको रेफरेंस नहीं करेंगे तो फ्रेम्स का जो कोड है वो काम नहीं करेगा। अगर हम अपनी कोडिंग में HTML4 तक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट टाइप को डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार यही है कि हमने इसमें ये 4 एलिमेंट्स लाज़मी देने होते हैं: रूट एलिमेंट, पब्लिक, FPI और URI। लेकिन HTML5 में तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। HTML5 में डॉक्यूमेंट टाइप को रेफरेंस करने की इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के साथ सिर्फ HTML का लफ्ज़ लिखना होता है। हमें इसके साथ कोई पब्लिक आइडेंटिफायर या URI देने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई और कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। हमने सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप स्पेस HTML लिखना है और हमारे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये HTML5 के अंदर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट टाइप को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन HTML के टैग से पहले लिखी जाती है। तो हम HTML से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसका कीवर्ड DOC टाइप है। इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लिखना होता है। इसके बाद स्पेस देके जो हमारा पहला एलिमेंट है हमारे कोड के अंदर वो HTML है, हम ये लिखेंगे। इसके बाद पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करना होता है और पब्लिक के बाद हमने पब्लिक आइडेंटिफायर देना होता है डबल कोटेशन के अंदर। चूँकि हम अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल W3C जो है ये अनरजिस्टर्ड है, तो माइनस के साथ लिखेंगे। उसके बाद डबल स्लैश डाल के W3C ये लिख दिया हमने। उसके बाद डबल स्लैश डाल के यहाँ पर हमने लिखना होता है कि कौन सा पब्लिक आइडेंटिफायर है या टेक्स्ट आइडेंटिफायर बेसिकली डिफ़ाइन करना होता है यहाँ पे। तो हम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में HTML 4.01 को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद डबल स्लैश डाल के इसकी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे कि हम इसका इंग्लिश वर्जन यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने पब्लिक आइडेंटिफायर का पाथ देना होता है कि ये स्टैंडर्ड फाइल पड़ी किस जगह पर हुई है। उसके लिए स्पेस देके डबल कोटेशन के अंदर हम URL लिखेंगे http://www.w3.org। ये W3C की वेबसाइट है। इसके बाद स्लैश डाल के इसके अंदर एक फ़ोल्डर है TR के नाम का, TR के अंदर एक और फ़ोल्डर है HTML4
और इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है strict.dtt। हमने इस फाइल को रेफरेंस करना है। यहाँ पे आके हम डॉक्यूमेंट टाइप को क्लोज कर देंगे। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड के अलावा ट्रांजिशनल मोड या फ्रेम सेट मोड यूज़ करना चाहें तो उसके लिए दो तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। ट्रांजिशनल के लिए यहाँ पे 4.01 के बाद स्पेस देके ट्रांजिशनल का लफ्ज़ लिखना है और यहाँ पे जो फाइल रेफरेंस की है हमने स्ट्रिक्ट की जगह पर lose.dtt को रेफरेंस करेंगे। और इसी तरह अगर हम फ्रेम सेट को रेफरेंस करना चाहें तो लूज़ की जगह पे हम फ्रेम सेट लिखेंगे और ट्रांजिशनल की जगह पर भी हम यहाँ पे फ्रेम सेट लिखेंगे। ये तरीकाकार है डॉक्यूमेंट टाइप को हमारे वेब पेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का। अगर हम ये लाइन लिख देते हैं तो इससे हमारे वेब पेज के ऊपर क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। हमारी आज की डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होती है। आज हमने डॉक्यूमेंट टाइप से रिलेटेड तमाम डिटेल्स डिस्कस की हैं और ये देखा है कि अगर हम क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना चाहें अपनी वेबसाइट के अंदर तो हमें डॉक्यूमेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करना होता है। और हमने इसमें HTML5 का वर्जन भी देख लिया है और HTML4 के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप किस तरह इस्तेमाल करते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।